हेलो दोस्तों, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमारा जो रजिया सुल्तान है उनको गुंडों ने घेरा और मारा। गुंडे कौन थे? दलचलीसा। ठीक है, किसके कहने पर किया था? ये बहराम शाह ने किया था। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूँ, एक सेकेंड। हुआ क्या था भाई, 1240 में अल्तुनिया ने रिवोल्ट किया। कहाँ पर? भटिंडा में। ठीक है, उस रिवोल्ट को शांत करने के लिए रजिया किसके साथ गई? अपनी आर्मी और याकूत खान के साथ। याकूत खान कौन? जिसको रजिया को प्यार हुआ था, अल्तुनिया जिसके इसको प्यार का। ठीक है, इस रिवोल्ट में अल्तुनिया ने इसकी सेना पर विजय प्राप्त कर ली और इसको तो मार दिया। और इसके सामने दो चॉइस रखी कि या तो उससे शादी कर ले या फिर अपना राज्य इसको दे दे। ठीक है, लेकिन इसने अपनी पहली शर्त मानी और शादी करके दोबारा ये दिल्ली की तरफ लौटने लगे। जब इसे पता चला रजिया को कि बहराम शाह ने दिल्ली पे कंट्रोल कर लिया है, तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए कि मेरे हाथ से ये सल्तनत ना चली जाए, तो ये दोबारा भटिंडा से दिल्ली की तरफ निकलने लगे। जब ये कैथल पहुंचे, हरियाणा में एक जगह है, तो वहां पर बहराम शाह ने पहले से ही दलचलीसा को भड़का रखा था, या कह रखा था कि एक औरत रूल कर रही है या ये वो सब भड़का रखा था, और उन्हें आदेश दिया था कि तुम रजिया को कैटल में ही घेरो और वहीं पे इसको मार दो। ठीक है, तो दलचलीसा ने वैसा ही किया, इसको घेरा और मतलब इसको मारने का पहले से पूरा प्लानिंग कर रखा था, और यहीं पे कैटल पे इसकी मृत्यु 1240 में लगभग हो गई थी। इसलिए जो रजिया का मकबरा है, जिसको हम टॉम्ब कहते हैं, वो भी हमारा कैटल में ही है। ठीक है, यहाँ तक की बात हमने लास्ट वीडियो में करी थी। आई होप आपने यहाँ तक पढ़ लिया हो। अब हम जो करने जा रहे हैं, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने एनसीईआरटी बुक देखी होगी दिल्ली सल्तनत में, खासकर मैं अभी 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। दिल्ली सल्तनत में अगर आपने खोला होगा तो यहाँ पर देखो, सीधा रजिया के बाद आपको गयासुद्दीन बलबन मिलेगा। और अगर आप टाइम पीरियड भी नोटिस करोगे ना, तो 1240 से लेके 1260 तक, मतलब इसके बीच में का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा बहुत जानना है, क्योंकि इनके बीच में आए तो रूलर 3 थे, लेकिन सब उनके काम क्या क्या है, तो थोड़ा सा रिलेशन बन जाएगी, इसलिए मुझे एक बार उन्हें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं 5 मिनट ज़्यादा नहीं लूँगा। ठीक है, 5 मिनट में उन सबको बता के हम गयासुद्दीन बलबन पर आ जाएंगे। ठीक है, चलो ओके। ठीक है, चलो देखो, बहराम शाह ने दिल्ली पे कंट्रोल कर लिया था। अब क्योंकि 1240 में रजिया की तो डेथ हो गई थी। कैसे डेथ हुई थी? दलचलीसा द्वारा मारा गया था। ठीक है, और टॉम्ब कहाँ है रजिया का? कैटल में। ठीक है, हरियाणा। अब दिल्ली पे कंट्रोल भाई साहब का इनका हो गया। अब रजिया तो मर गई, इन्होंने क्या करा, अपने आप को ही सुल्तान डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब इसने एक बात नोटिस करी कि जो ये दलचलीसा है, इसमें कितने लोग थे? दलचलीसा मतलब 40 लोग थे, तो सबकी बातें सुनना तो मुमकिन हो नहीं पाएगा। ठीक है, दूसरी बात, आपस में ही कौन लोग विद्रोह कर रहे हैं, मतलब दूसरों के साथ मिल तो नहीं रहे। अगर ये लोग डिवाइड हो गए, तो क्योंकि ये 40 लोग ही इतने इंपॉर्टेंट थे कि जिसको ये चुन लेते थे वही अगला रूलर बन जाता था। ठीक है, तो बहराम शाह इनको खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। तो इसने क्या करा, इसने एक नई पोस्ट बनाई जिसका नाम दिया नायाब ए मुमल्लत। इसको क्या कहा गया, ये बेसिकली हेड ऑफ दलचलीसा की पोस्ट था, जिसका नाम था नायाब ए मुमल्लत। ठीक है, इसका जो पहला बंदा बना वो था एतनिक। ठीक है, भूल गए क्या एतनिक को? रजिया के 2 क्लोज साथी थे, पहला अल्तुनिया और दूसरा एतनिक। ठीक है, पहला नायाब ए मुमल्लत हमारा एतनिक बना। ठीक है, इसी के समय में एक और सबसे मेन काम हुआ कि दिल्ली 1241 में सेकेंड मंगोलॉइड्स अटैक हुआ। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कि ये दिल्ली सल्तनत पर पहला आक्रमण माना गया है। ठीक है, इतिहासकार ने इसको पहला आक्रमण कहा है दिल्ली पर, क्योंकि जो पहला मंगोलॉइड्स अटैक हुआ था उसका केवल पर्पस क्या था? रिवेंज। ठीक है, भारत में कोई लूटपाट करना या कोई भी भारत की सेना से लड़ना नहीं था।
और जो लेकर कौन आया था? चंगेज खान। किस लिए? अपने भाइयों का जो मार के भागा था जलालुद्दीन मंगबरनी, वो सिंध में आके छिप गया था। ठीक है, तो पहला आक्रमण हुआ था, लेकिन उसका केवल पर्पस जलालुद्दीन मंगबरनी को ढूंढना और उसे मारना था। ठीक है, चलो अब भाई साहब ये 2 साल रूल किए बहराम शाह, और उसके बाद अपने ही मैसूर शाह द्वारा मारे गए 1242 में। कहा कि भैया चलो, और ये इन्हीं के छोटे भाई थे, और कहा कि चलो अब आपने रूल कर लिया, अब हम रूल करेंगे। ठीक है, चलो इनके बाद आए हमारे मकसूद साहब। इन्होंने, इनका भी ज्यादा कोई काम नहीं है, 4 साल रूल किया। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, बस इनके 2 काम याद रखना कि भैया इन्होंने बहराम शाह को मारा था और खुद नसरुद्दीन महमूद द्वारा मारे गए थे। ये कौन था? ये इसका छोटा भाई था, यंगर ब्रदर ऑफ मसूद शाह, या तुम ऐसे समझो सबके सब इल्तुतमिश के बेटे थे। ठीक है, या रजिया के भाई थे। ठीक है, चलो अभी नसरुद्दीन महमूद ने मतलब तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा रूल किया था, या इल्तुतमिश के बेटों में सबसे ज्यादा टाइम पीरियड का रूल करने वाला ये था, क्योंकि रुकनुद्दीन ज्यादा रूल नहीं कर पाया था, लगभग 1 साल बना था, रजिया ने विद्रोह कर दिया और मरवा दिया था। ठीक है, उसके बाद बहराम शाह 2 साल रूल किया, मकसूद शाह 4 साल रूल किया, इकलौता यही था जिसने सबसे ज्यादा रूल किया था। ठीक है, अब इसका ना एक मंत्री हुआ करता था, नसरुद्दीन महमूद का एक मंत्री हुआ करता था, वजीर, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इसका नाम था बलबन, लेकिन ये बहुत ही शातिर इंसान था, मतलब बहुत ही क्लेवर, बहुत ही शातिर और एफिशिएंट बंदा था, मतलब पूरी जो भी सी सल्तनत थी उसको अच्छे से मैनेज कर रहा था। ठीक है, तो नसरुद्दीन महमूद ने इसे खुश हो गए, इसे नई उपाधि दी जिसका नाम था उलूग खान। ठीक है, ये बहुत ही शातिर इंसान था और बहुत ही एफिशिएंट बंदा था, तो पूरा काम ये मतलब पूरे जो सल्तनत था उसको अच्छे से मेंटेन कर रहा था। ठीक है, अब भाई साहब इन्हें उलूग खान इतना मतलब फेमस होने लगे। ठीक है, अब जब ये हमारे फेमस होने लगे, अरे उलूग खान हमारे फेमस लगे, तो ये 1262 में 1265 में क्या हुआ कि भाई इनकी प्रसिद्धि एकदम चरम पे ही, एकदम पीक पर थी। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने करा विद्रोह कि भाई अब तो बनेंगे हम राजा। अब नसरुद्दीन महमूद इतना डरपोक इंसान था, ठीक है, मतलब कुछ भी समझो, या डर गया था या इसकी पॉपुलैरिटी से कुछ भी, इसने कहा कि भाई देखो मुझे मारो क्यों, विद्रोह क्यों कर रहे हो, लो आपको राज्य बनना है, आपको दिल्ली सल्तनत चाहिए, मैं आपको दे रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। इसने कहा ठीक है भाई, बात सही है, मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा, विद्रोह तो हुआ था, बस इतिहासकार ये मानते हैं कि उलूग खान ने 1262 में विद्रोह कर दिया था, जिससे डर के नसरुद्दीन महमूद ने अपनी गद्दी छोड़ दी थी और बलबन अगला सुल्तान बना था। ठीक है, चलो अब हुआ क्या भाई, उलूग खान हमारे बन गए। अब क्योंकि इनका असली नाम तो था नहीं, ये क्या मिली हुई थी इनको मिली हुई थी, ये थी पोस्ट, तो इनको तो अपना नाम रखना पड़ेगा ना, उलूग खान उल्लू उल्लू थोड़ी बनेगा ये। ठीक है, चलो अब इन्होंने क्या करा, ये बने राजा और इन्होंने अपना नाम रखा गयासुद्दीन बलबन। ये सही था, मतलब जो मन में आए राजा पोस्ट ले लो। अब वैसे तो अभी तो मैंने पोस्ट ले नहीं सकते, कौन सा लॉ मना करता है भारत में, कोई भी आप टाइटल पोस्ट लेने से, चाहे वो इंडिया से हो चाहे बाहर से। आर्टिकल 18 इस बात को मना करता है कि भारत का कोई भी सिटीजन, चाहे वो इंडिया से या कोई भी बाहर से, कोई भी टाइटल आप नहीं ले सकता। ठीक है, उसको मिलिट्री अकेडमी डिस्टिंक्शन मिल सकती है, जैसे पद्म विभूषण हो गया, भारत रत्न हो गया, लेकिन वो अपने नाम के ना तो आगे ना ही पीछे यूज कर सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। तो भाई इनको टाइटल तो मिला हुआ था उलूग खान, अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपना नाम जो रखा वो रखा गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, अब इसने एक चीज नोटिस करी कि भाई ये जो दल चलीसा है इनको खुश रखना जरूरी है, जो हमारे बहराम शाह ने भी देखा था, अगर ये खुश नहीं होंगे तो ये किसी और को राजा चुन लेंगे, मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसने क्या करा, कहा कि भाई देखो तुम्हारा कोई भरोसा तो है नहीं, मैं तुम्हें कितना भी खुश रख लूं, कितना भी अपने सराखों पर बैठाऊं, किसी ने थोड़ा सा लालच देंगे आप उधर शिफ्ट हो जाओगे। क्योंकि जो ये बलबन था ना, वो भी इस दल चलीसा में बिलोंग किया करता था। ठीक है, तो इसने क्या करा, राजा बनते ही इसने कहा कि भाई ये दल चलीसा वो पहले खत्म करो,
जम्मू कश्मीर से 370 छीनो, इसी तरह इनको हटाओ। ये रहेगा तो विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इसने दल चालीसा को जो था खत्म कर दिया। ठीक है, विद्रोह हुआ, जिन्होंने इसका विरोध किया मार दिया। ठीक है, अब पूरी दिल्ली में जो है लगभग विद्रोह का माहौल बनना शुरू हो गया था, और ये बात ये भी जानता था। इसने क्या करा, इसने शुरू करी पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड। क्या थी ये पॉलिसी? मतलब जो भी राजा के विरोध में या जो भी दिल्ली सल्तनत के विरोध में जाएगा वो मारा जाएगा। इसने शुरू करी पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड। क्या थी ये पॉलिसी कि कोई भी राजा के विरोध में या फिर दिल्ली सल्तनत के प्रति विरोध करेगा या विरोध जताएगा उसको मार दिया जाएगा। ठीक है, पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड। इसमें एक नया सिस्टम शुरू करा जिसको कहा जाता है सिजदा एंड पैबोस। ठीक है, ये काफी लंबे समय तक चला था। ठीक है, था क्या सिजदा पैबोस कि कोई भी मिनिस्टर हो या कोई भी आम आदमी हो, वो अपने राजा के सामने आएगा तो वो घुटनों के पर बैठेगा। ठीक है, घुटनों पर बैठेगा और पैबोस मतलब लेटकर अपने राजा या जो भी सुल्तान होगा उसके पैर चूमेगा। ठीक है, सिजदा और पैबोस मतलब पहले तो सिर झुका के घुटनों के ऊपर बैठेगा और पैबोस मतलब अपने राजा के पैर चूमेगा। इसी तरह एक और वर्ड याद रखना, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग। सजदा, सजदा क्या होता है कि ये इस्लाम में फॉलो होता है। नमाज पढ़ते समय एक प्रैक्टिस होती है कि अपना सिर जमीन पे टच करने की, तो उसको कहा जाता है सजदा। ठीक है, सजदा राजा के सामने है, सजदा नमाज पढ़ते समय अल्लाह के सामने किया जाता है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, सिजदा पैबोस अलग चीज है, सजदा अलग चीज है। ठीक है, ये ऑर्डर है, ये आप अपने मतलब दिल से मुस्लिम्स किए जाते हैं ताकि अपनी नमाज को या अपनी पूरी कमिटमेंट या श्रद्धा शो कर सके। ठीक है, इसने एक और नया फेस्टिवल शुरू किया जिसको कहा जाता है नवरोज। इसने नया फेस्टिवल शुरू किया नवरोज या नवरोज। ठीक है, नाम दोनों चलते हैं, लूसेंट में ये नाम दे रखा है और एनसीईआरटी में इसको भी थोड़ा बहुत मेंशन किया है, लेकिन अगर आप नेट पे सर्च करोगे ना तो ये नाम चलता है नवरोज। ठीक है, तो इसलिए मैंने दोनों नाम लिखे हैं, तो आप जौन सी बुक फॉलो कर रहे हो उसे देख लेना एक बार, और मोस्टली पेपर में एक नाम आएगा तो याद रहना। ठीक है, ये नवरात्रि मत समझ लेना। ठीक है, वैसे शुरू तो होने वाली है नवरात्रि। ये क्या था, ये पर्सिया का नया साल मनाने की डेट थी जो नॉर्मली 21 या 20 मार्च से 25 मार्च के बीच में पड़ती थी। तो नॉर्मली मैंने एक डेट लिख रखी है 21 मार्च, बट इसे कंफर्म में यही मत समझ लेना, यही होती है। ठीक है, तो अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग मेंशन कर रखा है, तो एक बार सर्च कर लेना। ठीक है, चलो अब हुआ क्या कि भाई 1265 से लेके ये एकदम रूल कर रहे थे मस्त। कब तक? 1287 तक। अब अपने आखिरी साल में क्या हुआ, वैसे तो इसको पता थोड़ी था आखिरी साल है, तीसरा अटैक हुआ मंगलोइड्स का। कब हुआ? 1287 में। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें कुछ काम हुआ था या कोई इंसिडेंट हुआ था जो बहुत जरूरी है। हुआ क्या था कि जब मंगलोइड्स का अटैक हुआ तो गयासुद्दीन बलबन ने अपने बेटे मोहम्मद शहजादा मोहम्मद को भेजा कि आप ये अटैक को शांत करके आइए। अब हुआ ये भाई शहजादा तो गया मंगलोइड्स को शांत करने, लेकिन इसी में अपनी बेचारा जान गवा बैठा। ठीक है, मतलब शांत माहौल जो था, ये मंगलोइड्स का अटैक, इसको काफी हद तक इसने कंट्रोल कर लिया, लेकिन इससे काफी चोटें आई और ये इसी में मारा गया। ठीक है, अब अपने बेटे की जो डेथ हुई थी उससे गयासुद्दीन बलबन जो है थोड़ा डिप्रेशन में आ गया था। ठीक है, और भी रीजन थे, जैसे मंगलोइड्स के अटैक में काफी लूटपाट हुई थी जिसकी वजह से दिल्ली का खजाना थोड़ा सा खत्म होने लग गया था। ठीक है, और भी बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से क्या हुआ कि 1287 में ये डिप्रेशन में मर गया। ठीक है, इतिहासकार मानते हैं कि अपने बेटे की मतलब खोने के गम में ये मारा गया था। ठीक है, अब क्योंकि ये दिल्ली में मरा था इसलिए इसकी जो मकबरा है वो दिल्ली में ही बनाया गया है। ठीक है, चलो यहां तक था। ये हमारा आखिरी रूलर था स्लेव डायनेस्टी का, पावरफुल। ठीक है, इसके बाद जो भी आएंगे बस टाइम पास के लिए थे, बट उन्हें जानना तो है ही हमें। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। अब हुआ ये कि भाई देखो, गयासुद्दीन बलबन के बाद उसका बेटा
शहजादा मोहम्मद बनना चाहिए था, लेकिन ये तो भाई मंगोलों से अटैक में मर गए। इसके चक्कर में इनके पिताजी भी मर गए। तो गयासुद्दीन बलबन का एक पोता हुआ करता था या शहजादा का बेटा, जिसका नाम था कैकुबाद। ठीक है, ये अगला रूलर बना। और ये बहुत ही मतलब वीक समझो या फिर बहुत ही मतलब काबिल नहीं था, क्योंकि बच्चा सा तो था ही लगभग। तो इसको अब ज्यादा पावरफुल रूलर तो था नहीं, इसको मार दिया गया कैमूर्स द्वारा। ठीक है, अब ये कैमूर्स रूलर बना 1290। इसने भी 3 साल रूल किया, लेकिन ये इतना पावरफुल रूलर था नहीं जो अपनी आर्मी बढ़ा सके या अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ा सके लोगों पे। तो ठीक है, तो ये बात कैमूर्स को पता चली, उसने क्या करा, इसको अटैक किया और मार दिया। अब कैमोस इससे बड़ा डरपोक इंसान था, ये अटैक करता ही नहीं था, ये पहले से मतलब काफी डरा हुआ रहता था। ठीक है, और जब ये बात मलिक फिरोज को पता चली, ये एक तुर्किश था जो अफगानिस्तान में एक ट्राइब का हेड हुआ करता था। अफगानिस्तान में एक ट्राइब हुआ करती थी, उसका ये हेड हुआ करता था। और जब ये बात मलिक फिरोज को पता चली कि भाई दिल्ली सल्तनत कमजोर हो रही है, अच्छा होगा इसे अपने कब्जे में लिया जाए, तो ये बात जब पता चली तो मलिक भाई साहब आए और इन्होंने क्या करा, कैमूर्स को मारा। क्योंकि पावरफुल तो था नहीं इतना, तो अटैक करने की भी जरूरत नहीं थी, सीधा दिल्ली सल्तनत में घुसे और इसको मारने का प्लान बनाया और सक्सेसफुल रहा, इसको मार दिया। ठीक है, अब ये कैमूर्स जो था वो आखिरी रूलर था स्लेव डायनेस्टी का। स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर था कैमूर्स, और लास्ट पावरफुल रूलर गयासुद्दीन बलबन था। ठीक है, चलो अब हुआ ये, सब तो मस्त चल रहा था भाई साहब, दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई। अब मलिक फिरोज आया किस लिए था, एक सेकंड, बहुत ज्यादा एरर कर रहा है ये, आज हैंग ज्यादा हो रहा है। चलो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब हुआ क्या कि मलिक फिरोज ने स्लेव डायनेस्टी खत्म कर दी, क्योंकि इसका लास्ट रूलर था हमारा कैमूर्स, जिसको इसने मार दिया। हमारा लास्ट रूलर था कैमूर्स, जिसको इसने मारा। एक सेकंड रुकना जरा, मैं 1 मिनट, कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम कर रहा है आज। ठीक है, अब कैमूर्स जो था हमारा लास्ट रूलर था। अब हुआ ये कि भाई ये तो चल दिए, मलिक फिरोज ने मार दिया, स्लेव डायनेस्टी खत्म हो गई। अब इन्होंने स्टैब्लिश करी एक नई डायनेस्टी, जिसका नाम क्या था, खिलजी डायनेस्टी। अब ये मलिक फिरोज जो इसका असली नाम था, ये रूलर बना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से। ठीक है, चलो इससे आगे की बातें हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है, मुझे इसमें देखना पड़ेगा कि क्या फीचर्स मतलब हो रहा है या क्या अपडेट करना पड़ेगा मुझे कुछ। तब तक के लिए आप इतना ही रखो, जब तक आप खिलजियों का परचम बुलंद रहे। ठीक है, अगली वीडियो में हम बात करेंगे जलालपुरी खिलजी डायनेस्टी, क्योंकि सबसे कम पीरियड किसी ने रूल किया है ना, तो ये खिलजी डायनेस्टी लगभग 30 साल रूल किया था। अभी दिखाता हूँ 1 मिनट। अगर आप एनसीईआरटी की बुक जो फॉलो कर रहे होगे तो ये बात आपको वहां भी नोटिस करने में मिल जाएगी कि जो खिलजी डायनेस्टी है, जो हमारी खिलजी डायनेस्टी है, देखो हमारा ये था हमारा अली तुर्किश रीजन, जिसको हमने कहा स्लेव डायनेस्टी में। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी हमारा 1290 से लेकर 1320, लगभग 30 साल का रूलिंग पीरियड था। और इसी रूलिंग पीरियड में सबसे ज्यादा जो रूल करेगा वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलो अगली वीडियो में खिलजी डायनेस्टी पढ़ेंगे। खिलजी खलजी जो भी है, एनसीईआरटी में तो खलजी लिखा है, बट होती खिलजी डायनेस्टी है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन कैसी भी हो, बट हमें जो देखो डेट में अगर कभी भी डाउट हो ना, तो प्रेफर एनसीईआरटी की जो डेट है उसको फॉलो करना। ठीक है, अगर आप कोई भी ऑथर की बुक लेके जाओगे ना, तो कोई भी एग्जाम वाला अगर आप क्लेम करोगे तो आपका क्लेम कैंसिल कर सकता है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के थ्रू उसको बोलोगे तो वो कैंसिल नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब आपको नंबर देना पड़ेगा, इसलिए हम एनसीईआरटी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, इसलिए मैं लूसेंट वगैरह को जो है ना प्रेफर नहीं करता। बट अगर रीडिंग करनी हो आपको तो मैं बोलता हूँ कि उसे पढ़ लो, लेकिन अगर टाइम है आपके पास, मतलब एग्जाम मान लो 6-7 महीने बाद है अभी से, तो फिर आप एनसीईआरटी फॉलो करो, 6th क्लास से 12th क्लास तक सब सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगली वीडियो में हम इसके बात करेंगे। अभी के लिए कितना रखते हैं। ठीक है, जब तक आपको जो कुछ नोट करना हो वीडियो पॉज करके कर लेना। ठीक है, चलो
ठीक है, कुछ नोट करना हो तो कर लेना। अगली वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।